Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 25 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. A nurse is caring for a client with undescended testicles. The nurse teaches the client that main reason why testicles are suspended into the scrotum is to. आप एज अ नर्स किसी ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिनमें अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स की कंडीशन है, यानी कि इस मेल क्लाइंट में स्क्रोटम सैक एम्प्टी है, यहाँ पर टेस्टिस मौजूद नहीं है। हमारी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं, इसका क्या सबसे बड़ा कारण है, ये आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ यूरिन। स्पर्म्स को यूरिन की एसिडिटी से बचाने के लिए नेचर ने इन्हें स्क्रोटम सैक में रखा। ऑप्शन टू, फैसिलिटेट द पासेज ऑफ स्पर्म थ्रू द यूरिथ्रा। टेस्टिस का स्क्रोटम सैक में होने पर स्पर्म्स इजीली यूरिथ्रा के थ्रू पास हो सकते हैं। ऑप्शन थ्री, प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर। स्पर्म्स को हाई टेम्परेचर, हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर से बचाने के लिए टेस्टिस को स्क्रोटम सैक में रखा गया। या फिर फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक पीरियड में स्पर्म्स के मैचुरेशन को इफेक्टिवली करवाने के लिए इसे स्क्रोटम सैक में प्लेस किया गया। The right answer is option 3, protect the sperm from high abdominal temperature. मेल्स में टेस्टिस को हम गोनेट्स के नाम से जानते हैं और गोनेट्स का काम होता है मेल गैमेट का प्रोडक्शन करवाना, यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाना। सिंपली कहें तो टेस्टिस वह स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म्स का निर्माण करती है। किसी भी मेल पर्सन में जो टेस्टिस होते हैं वो हमेशा स्क्रोटम सैक में मौजूद रहते हैं। स्क्रोटम सैक के अंदर नंबर में 2 टेस्टिस मौजूद रहते हैं और इनका काम है स्पर्म्स का फॉर्मेशन करवाना। नेचर ने इस टेस्टिस स्ट्रक्चर को बॉडी से बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी स्क्रोटम में रखा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर ये टेस्टिस हमारी बॉडी में ही मौजूद होते तो बॉडी के टेम्परेचर पर स्पर्म्स का मैच्योर हो पाना या इनका लाइव रह पाना मुश्किल था। इसलिए नेचर ने स्क्रोटम सैक को बॉडी से बाहर प्लेस किया। हमारे स्क्रोटम सैक में बॉडी टेम्परेचर की तुलना में लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है और इसी टेम्परेचर पर स्पर्म लाइव रह पाते हैं, हेल्दी रह पाते हैं, प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो पाते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। एब्डोमिनल कैविटी या हाई बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म्स कहीं नष्ट ना हो जाएं, इस चीज़ से प्रिवेंट करने हेतु नेचर ने टेस्टिस को स्क्रोटम सैक में रखा और इसे बॉडी से बाहर रखा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि किस एज पर स्क्रोटम में टेस्टिस आते हैं, यानी टेस्टिस का डिसेंट डाउन किस एज में होता है। तो आप बताएंगे अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स ऑफ गैस्टेशनल एज पर टेस्टिस जो हैं डिसेंट डाउन होते हैं,
यानी कि स्क्रोटम में पहुंचते हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस को भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में कहा गया था कि स्पर्म्स को यूरिन की एसिडिटी से बचाने के लिए टेस्टिस स्क्रोटम में पाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जो स्पर्म होते हैं वो कभी भी यूरिन के साथ मिलकर बॉडी से बाहर नहीं आते। जब भी सेक्सुअल एक्ट किया जाता है तो इजैक्यूलेशन से पहले प्रोस्टेट ग्लैंड और अदर पार्ट्स के द्वारा कुछ स्पेशल फ्लूइड्स का सिक्रेशन किया जाता है। इसे हम सीमेन के नाम से जानते हैं और इस सीमेन के अंदर ही स्पर्म्स पाए जाते हैं। इस सीमेन के थ्रू ही फ्लो होते हुए जो स्पर्म हैं वो यूरिथ्रा से बाहर प्लेस किए जाते हैं। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, फैसिलिटेट द पासेज ऑफ स्पर्म थ्रू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से स्पर्म के पासेस को फैसिलिटेट करवाने के लिए इन्हें स्क्रोटम सैक में नहीं प्लेस किया जाता। ये रैशनल सही नहीं है। टेस्टिस किसी भी जगह पर मौजूद हों, वहाँ से स्पर्म्स जो हैं फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हुए किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। स्पर्म के पीछे जो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है, इसे आप फ्लैजेला के नाम से जानते हैं और इसी फ्लैजेला के अंदर फ्रुक्टोज शुगर पाई जाती है, जिसे इस्तेमाल करके स्पर्म आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। तो याद रखिएगा, फ्लैजेला की प्रेजेंस के कारण स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। स्पर्म्स के इजैक्यूलेशन की बात की जाए तो इस पूरे फ्लो को इस प्रकार से बताया जा सकता है। स्पर्म्स एपिडिडाइमस में रहते हैं, वहाँ से इजैक्यूलेशन की शुरुआत होने पर ये एपिडिडाइमस से निकलकर वास डिफरेंस पर पहुँचते हैं। वास डिफरेंस से ये निकलकर इजैक्यूलेटरी डक्ट पर पहुँचते हैं और यहाँ से यूरिथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर इजैक्यूलेट कर दिए जाते हैं। लास्ट है ऑप्शन 4, फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनके मैच्योरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इसे स्क्रोटम सैक में प्लेस किया गया, जो कि गलत है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, स्क्रोटम तक पहुंचते ही नहीं हैं। सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू एंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम इज द स्टेटमेंट ऑफ। हमें वाटर सप्लाई पर कंट्रोल रखना है ताकि वाटर प्योर रहे और होलसम रहे। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? WHO द्वारा, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा या फिर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा। The right answer is option A. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्टेटमेंट को दिया था। अपकमिंग एग्जाम्स में एनवायरमेंटल हाइजीन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उस टॉपिक से ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। WHO ने वाटर को इम्पोर्टेंस क्यों दी है, इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं। होपफुली आप शायद इसके बारे में जानते भी होंगे। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का लगभग 71% पार्ट पानी से ढका हुआ है। हमारी पूरी पृथ्वी का लगभग 71% पार्ट जो है पानी से डूबा हुआ है और इस 71% पार्ट ऑफ वाटर का 97% पार्ट जो है
ओशियन का है, यानी कि 97% जो धरती पर मौजूद पानी है वो समुद्र में है, ओशियन में है। यानी कि सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं। समुद्र का पानी खारा है, इसे हम उपयोग नहीं ले सकते, तो पीछे बचा सिर्फ 3% पानी जो कि पीने योग्य है। इस 3% पानी का भी मैक्सिमम हिस्सा आइस कैप्स, ग्लेशियर या ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी पार्ट्स को यदि हटा दिया जाए तो सिर्फ 0.3% पानी ही ऐसा है जो कि फ्रेश है और जिसे हम पी सकते हैं, और वो नदियों में, तालाबों में मौजूद है जिसका हम उपयोग करते हैं। पानी की इस सीमित मात्रा के बारे में WHO ने जागरूकता लाने हेतु इस स्टेटमेंट को कहा था। WHO का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था? वाटर इज प्रीशियस टू मैन एंड देयरफॉर WHO refers to control of water supply to ensure that they are pure and wholesome as one of the primary objectives of environmental sanitation. Important. पानी हमारे लिए प्रीशियस है, कीमती है, क्योंकि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत ही सीमित है, और इसी वजह से पानी के उपयोग को भी WHO ने सीमित करने के लिए कहा, वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कहा, ताकि पानी प्योर रहे, सभी के लिए अवेलेबल रहे और सही मात्रा में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया फाउंड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनीमिया कौन सा होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, या इनमें से कोई नहीं? The right answer is option A, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान टोटल वुमेन्स जिन्हें एनीमिया हुआ हो उनमें से 25 से 30% वुमेन्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है, इसीलिए इसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माना जाता है। आइए इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होने का कारण भी जान लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा का निर्माण बढ़ा देती है। प्रेगनेंसी के पीरियड में हमारी बॉडी के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस बढ़े हुए प्लाज्मा के अनुपात में हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी क्लाइंट में हीमोग्लोबिन या आरबीसी का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो ये कंडीशन एनीमिया कहलाती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा का लेवल तो बहुत ज़्यादा हो गया है, उस प्लाज्मा के कंपेयर में हमारी बॉडी आरबीसी का निर्माण नहीं कर पा रही है, और इसी वजह से प्रेगनेंसी में एनीमिया देखा जाता है। अब इस प्रेगनेंसी में आरबीसी का निर्माण प्रॉपर तरीके में या बढ़े हुए प्लाज्मा के अनुपात में नहीं हो पाता, इसका कारण आयरन की कमी हो सकती है। आयरन जो है आरबीसी के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए आवश्यक है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन की बॉडी में आयरन स्टोरेज जितना होना चाहिए उससे कम है तो आरबीसी का निर्माण प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाएगा, और आरबीसी की कमी ही एनीमिया है। प्रेगनेंसी के दौरान
कितना हीमोग्लोबिन होने पर आप इसे एनीमिया कहेंगे, इसे WHO ने डिफाइन किया है। WHO के अनुसार अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL से कम हो तो ये कंडीशन एनीमिया कहलाती है। WHO ने एनीमिया को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले है माइल्ड एनीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल 9 से 10.9 ग्राम पर DL के बीच हो जाता है। वहीं अगर मॉडरेट एनीमिया की बात की जाए तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन का HB लेवल 7 से 8.9 ग्राम पर DL के बीच हो जाता है। और अगर सीवियर एनीमिया की बात की जाए तो इसमें HB लेवल लेस देन 7 ग्राम पर DL होता है। 7 ग्राम पर DL से कम हीमोग्लोबिन होते ही हम वुमेन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिकमेंडेशन देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। किस सब्सटेंस की प्रेजेंस होने पर थायराइड ग्लैंड अपना काम इफेक्टिवली कर पाती हैं, प्रॉपरली कर पाती हैं? कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम या सोडियम क्लोराइड? The right answer is option B, आयोडीन। अगर बॉडी में आयोडीन की मात्रा नॉर्मल है तो थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म करती हैं। थायराइड ग्लैंड के द्वारा T3 और T4 नामक हार्मोन्स का फॉर्मेशन किया जाता है और ये तभी संभव है जब बॉडी में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ गोइटर इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। किस सब्सटेंस की कमी होने पर गोइटर डिजीज हो जाती है? गोइटर डिजीज का मतलब है थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, थायराइड ग्लैंड का साइज नॉर्मल से बढ़ जाना। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी आयरन। The right answer is option B, आयोडीन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस बात को डिस्कस की थी कि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं किया जा पाएगा। और अगर हमारी बॉडी में T3 T4 हार्मोन नहीं होंगे तो बॉडी के द्वारा लगातार ये मैसेज ब्रेन को दिया जाएगा कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन नहीं है, T3 नहीं है, T4 नहीं है, इसका प्रोडक्शन करवाइए। तो ब्रेन द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी को लगातार ये मैसेज दिया जाएगा कि आप किसी भी तरह से थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करवाएं। एंटीरियर पिट्यूटरी अपने ऑर्डर को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रूप में लगातार थायराइड ग्लैंड तक भेजती रहती है और एंटीरियर पिट्यूटरी से मिले इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रेस्पॉन्स में लगातार थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है, लगातार काम करती रहती है, लेकिन ज़्यादा काम करती रहने के बावजूद भी वो T3 और T4 जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं बना पाती और लगातार काम करने के कारण इसकी इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से इस ग्लैंड की ग्रोथ हो जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है। यही गोइटर डिजीज कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा, अगर शरीर में आयोडीन ना हो तो थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन नहीं बना पाएगी। T3 और T4 हार्मोन अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो बॉडी सेल्स के द्वारा लगातार ब्रेन को
ये मैसेज भेजा जाएगा कि आप बॉडी में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करवाएं, T3 T4 हार्मोन का सिक्रीशन करवाएं। ब्रेन अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये ऑर्डर देगा कि आप थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएं, और ये ऑर्डर जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रूप में थायराइड ग्लैंड को भेजा जाएगा। थायराइड ग्लैंड को लगातार TSH का ऑर्डर मिलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मैसेज मिलेगा, और इस मैसेज के रिस्पॉन्स में थायराइड ग्लैंड कुछ काम तो करती है और लेकिन पर्याप्त मात्रा में T3 T4 नहीं बना पाती क्योंकि आयोडीन नहीं है। और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ये ग्लैंड लगातार काम करती है, ओवर एक्टिविटी करती है, और इस वजह से इसमें ग्रोथ हो जाती है। थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, गले में सूजन आ जाती है। यही डिजीज़ गॉइटर है, इसे ही हम घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल विजिट्स फॉर ANC मदर्स। एंटीनेटल चेकअप के लिए कितनी इसेंशियल विजिट्स बताई गई हैं? 6, 4, 3, 2। The right answer is option B, 4. Let's see the rationale. According to World Health Organization recommended focused antenatal care model, under normal circumstances a pregnant woman should have at least 4 ANC visit. अगर किसी वुमेन में नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो WHO ने इसे कम से कम 4 बार एंटीनेटल चेकअप प्रेगनेंसी के दौरान करवाने के लिए कहा गया है। दिस इज द रिकमेंडेड और मिनिमम लेवल ऑफ एंटीनेटल विजिट्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में इस चीज को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ मिट्टल-स्चमर्ज इंडिकेट्स। आपको बताना है कि मिट्टल-स्चमर्ज फिनोमिना क्या होता है, ये किसे बताता है? मेंस्ट्रुएशन को, ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को या इम्प्लांटेशन को? The right answer is option B, ovulation. मिट्टल-स्चमर्ज जो है वो ओव्यूलेशन से रिलेटेड है। किसी भी वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन होने पर लोअर एब्डोमेन में वन साइडेड पेन होता है, इसे ही हम मिट्टल-स्चमर्ज फिनोमिना के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किसी भी वुमेन में ओव्यूलेशन के दौरान वन साइडेड लोअर एब्डोमिनल पेन का होना मिट्टल-स्चमर्ज फिनोमिना कहलाता है। मिट्टल-स्चमर्ज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडिल पेन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डे पर पेन होना, या फिर इसे आप ओव्यूलेशन पेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर दैट वायलेट्स द लॉ। किसी चाइल्ड के द्वारा कुछ नियम यदि तोड़े जाएं या कोई एंटी सोशल एक्टिविटी की जाए तो इससे हम किस कैटेगरी में लीगली क्लासीफाई करते हैं? ADHD, एन्यूरेसिस, टेम्पर टेंट्रम, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी? The right answer is option D, juvenile delinquency. जुवेनाइल डिलिक्वेंसी शब्द का मतलब है अगर कोई माइनर
यानी ऐसा कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो किसी इलीगल एक्टिविटी में, किसी क्राइम में अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म इज, ऑटिज्म क्या है? ऑप्शन ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ऑप्शन सी मेनली ड्यू टू हाइपोथैलेमिक डैमेज, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक डिजीज। ऑटिज्म क्या है ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ऑटिज्म को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऑटिज्म कह दीजिए या फिर इसे आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर कई सारे डिजीजेस आते हैं, जिनमें मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, टॉर्केटेड डिसऑर्डर आदि इंक्लूडेड हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफरिंग बच्चों में बेसिकली कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम देखी जाती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मलिटी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो ब्लड प्रेशर that happens when a person stand up from sitting or lying down is known as। अगर कोई पर्सन बेड पर लेटा हो या फिर सिटिंग पोजीशन में हो और अचानक वो उठकर खड़ा हो जाए, स्टैंड अप पोजीशन में आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। और इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सुपाइन हाइपरटेंशन या फिर ऑप्शन ए एंड बी बोथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन कह दीजिए या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कह दीजिए, ये दोनों ही नाम इस कंडीशन को बताते हैं। जब कोई पर्सन सिटिंग पोजीशन या लाइंग डाउन पोजीशन से अचानक उठकर खड़ा होता है तो उसके ब्लड प्रेशर में कमी आना, ब्लड प्रेशर का कम होना पोस्चुरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन होने पर पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं और कई बार पेशेंट बेहोश तक हो सकता है। जिन पेशेंट्स में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वाली सिचुएशन होती है उन्हें हम अचानक बेड से उठने के लिए कभी भी नहीं कहते। उन्हें ये समझाया जाता है कि अगर आप बेड पर लेटे हैं तो बेड से उठकर खड़े होने से पहले आप बेड पर कुछ देर बैठें और फिर धीरे से खड़े हों, ताकि आपको चक्कर ना आए, आप में इंजरी ना हो जाए। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टोलिक बीपी फॉल अकर इन पोस्चुरल हाइपोटेंशन। हमने अभी पोस्चुरल हाइपोटेंशन के बारे में जाना है कि ये क्या होता है। आपको अब बताना है कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन कंडीशन में कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। 5 mmHg, 10 mmHg, 15 mmHg, 20 mm of Hg। The right answer is option D,
अगर किसी पर्सन में लाइंग डाउन या सिटिंग पोजीशन से स्टैंड अप पोजीशन में आने पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी अपर बीपी 20 mm ऑफ Hg कम हो जाए या फिर डायस्टोलिक बीपी 10 mm ऑफ Hg कम हो जाए तो ये कंडीशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहलाती है। यहाँ से अब ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अचानक किसी पेशेंट के लेटी हुई अवस्था या बैठी हुई अवस्था से खड़े होने की अवस्था में आने पर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mm ऑफ Hg कम से कम या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ Hg कम से कम हो तो ये कंडीशन ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहलाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, immediate disinfection of all the contaminated articles and bodily discharge during the course of illness is। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और एडमिट रहने के दौरान ही इस पेशेंट की बॉडी डिस्चार्ज आदि से कंटैमिनेट हुए आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन या क्वारंटाइन? The right answer is option A, concurrent disinfection। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रैशनल को समझेंगे। डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट्स यूनिट आफ्टर द डिस्चार्ज और डेथ इज नोन एज। किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया या फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो इस सिचुएशन में पेशेंट के यूनिट को डिसइंफेक्ट करना क्या कहलाता है? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन या क्वारंटाइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में मौजूद है, उसका इलाज चल रहा है और उस दौरान उसके द्वारा यूज़ किए गए आर्टिकल्स को हम साफ़ करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहलाता है। वहीं अगर ये पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए या इसकी डेथ हो जाए तो अब इसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी आर्टिकल्स या इसके रूम को डिसइंफेक्ट करना टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से हर एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ये वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, कई बार मॉडरेट डिफ़िकल्टी के साथ होते हैं, कई बार हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। लेकिन इस सिस्टम को आप ज़रूर तैयार करके जाएं। प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन इज, व्हेन अ क्लाइंट इज इन द राइट साइड लाइंग पोजीशन आफ्टर द इंसर्शन ऑफ लेफ्ट हिप prosthesis, the nurse ensures that the client has a pillow placed between the thighs and the entire length of upper leg is supported. What does this pillow prevents? आप ऐसे किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें लेफ्ट हिप प्रोस्थेसिस किया गया है, यानी इस पेशेंट में लेफ़्ट हिप रिप्लेसमेंट किया गया है, लेफ़्ट साइडेड हिप में आर्टिफिशियल पार्ट लगाया गया है, प्रोस्थेसिस लगाया गया है। इस सर्जरी के बाद इस पेशेंट को आपने दाईं करवट पर लिटाया है, यानी राइट साइड लाइन पोजीशन दी है।
इस पूरी सिचुएशन को आप ब्रेन में इमेजिन कीजिए। पेशेंट में लेफ्ट साइड की लोअर एक्सट्रीमिटी में प्रोस्थेसिस लगा है। इस पेशेंट को हमने अब राइट साइड लाइन पोजीशन में लिटाया है और इस पेशेंट के थाइस के बीच में, दोनों पैरों की जो थाइस हैं, जांग हैं, इसके बीच में हमने पिलो लगाया है और जो लेफ्ट लेग है यानी जो अपर लेग है उसे पूरे तरह से सपोर्ट दिया है पिल्लो के द्वारा। इस पिल्लो को यहाँ पर लगाकर हम किस चीज का प्रिवेंशन कर रहे हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 स्ट्रेन ऑन द ऑपरेटिव साइट, ऑपरेशन साइट पर किसी प्रकार का स्ट्रेन ना आए इस चीज का प्रिवेंशन कर रहे हैं पिल्लो लगाकर। या फिर ऑप्शन 2 थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन लेग, सर्जरी के बाद पैरों में थ्रोम्बस ना बने, क्लॉट ना बने, इस चीज के प्रिवेंशन के लिए पिल्लो लगाया है। ऑप्शन 3 फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में किसी प्रकार का फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए इसे प्रिवेंट करने के लिए। या फिर ऑप्शन 4 स्किन सरफेस फ्रॉम रबिंग टुगेदर, इस पेशेंट में दोनों पैरों की जो स्किन है आपस में रब ना हो, टकराए ना, इनमें घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए पिलो लगाया गया है। What is the main reason to place a pillow between the thigh of a patient who has just had total hip replacement? The right answer is option 1. ऑपरेटिव साइट पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेन ना हो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रोस्थेसिस को लगाया है। अगर आपने ऑप्शन 4 को आंसर दिया है तो ऑप्शन 4 भी यहाँ सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो ऑप्शन 1 को हम मानेंगे। दो पैरों के बीच में पिलो लगाकर आप स्किन की रबिंग फ्रिक्शन को डिक्रीज करेंगे जिससे कि प्रेशर अल्सर्स नहीं होंगे, ये बात सच है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑपरेशन साइट पर स्ट्रेन ना डेवलप होने दिया जाए और इसके लिए हम पेशेंट के थाइस के बीच पिलो प्लेस करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट में राइट साइड की पोजीशन आपने पेशेंट को दिलाई है और ये पेशेंट का वह पैर है जिसके अंदर आपने प्रोस्थेसिस लगाया है इस जगह पर। अब इस पेशेंट के पैर को हम पिलो का सपोर्ट देकर एक ही पोजीशन में मेंटेन करके रखते हैं। पेशेंट के लेफ्ट लेग को पिलो का सपोर्ट देकर एक ही पोजीशन में रखा जाता है, यानी इसका अलाइनमेंट मेंटेन करवाया जाता है। अगर आपने पेशेंट को करवट दिलाकर लिटाया और नीचे पिलो अगर नहीं रखे तो पेशेंट का जो पैर है अचानक से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि इसमें एडक्शन मूवमेंट होगी और इस एडक्शन मूवमेंट के कारण जो प्रोस्थेसिस आपने हिप एरिया में लगाया है डिसलोकेट हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ही हम पिलो प्लेस कर रहे हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। ऑप्शन 2 में बताया गया है कि थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन इन द लेग, सर्जरी के बाद पेशेंट कुछ समय तक एक ही पोजीशन में रहता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और ब्लड स्टेसिस के कारण, ब्लड की रुकावट के कारण क्लॉट्स बन सकते हैं, थ्रोम्बस बन सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन पेशेंट के पैरों के बीच तकिया लगाकर हम किसी भी प्रकार की पैरों में मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा रहे हैं जिससे कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन रुक जाए। इस वजह से हमने इस ऑप्शन को सही नहीं माना। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि पिल्लो लगाने से फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं डेवलप होंगे, जो कि गलत है। पेशेंट को आपने राइट साइड लाइन पोजीशन दी है तो इस पेशेंट में फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होने की संभावना है ही नहीं। हाँ, इस पेशेंट के अंदर एडक्शन
कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो सकते हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो सकते हैं? एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स। एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब है पेशेंट का अगर पैर नीचे की तरफ रहा तो ये पैर और यहाँ की स्किन जो है एक विशेष तरीके से जुड़ जाएगी और अब इस पेशेंट के अंदर इस लेग को मूव कर पाना संभव नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चर शब्द का मतलब है स्किन का एबनॉर्मल तरीके से फिक्स हो जाना, जिसके कारण उस पर्टिकुलर पार्ट में मूवमेंट नहीं हो पाए, तो ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्चर्स कहलाती है और बर्न पेशेंट में ये जनरली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is an example of the principle of body mechanics that the nurse uses when caring for immobilized client? Very important question for upcoming NORCET exam 2022। जब आप किसी ऐसे पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं जो कि खुद से चल फिर नहीं सकता, तो इस शिफ्टिंग के दौरान आप अपनी बॉडी को किस पोस्चर में रखते हैं, आप अपनी बॉडी को किस मैकेनिक्स के साथ रखते हैं ताकि क्लाइंट में किसी प्रकार की इंजरी ना हो और आप इजीली उसे शिफ्ट कर पाएं, ये आपको बताना है। उस पोजीशन को आपको सेलेक्ट करना है और नर्सिंग ऑफिसर बन जाने के बाद भी आप जब भी पेशेंट को पोजीशन चेंज करवाएंगे या शिफ्ट करवाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप कभी भी फॉल के शिकार नहीं होंगे, पेशेंट फॉल की इंजरी उसमें नहीं होगी आपकी वजह से। आपके ऑप्शंस हैं बेंडिंग एट द वेस्ट टू प्रोवाइड पावर फॉर लिफ्टिंग। आप पेशेंट को शिफ्ट करने के दौरान, उठाने के दौरान कमर से झुकेंगे ताकि पूरी ताकत लगाकर उसे उठा पाएं। ऑप्शन 2, प्लेसिंग अ फीट अपार्ट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। आप अपने पैरों को एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रखेंगे ताकि जो बेस है सपोर्ट का वो बड़ा हो जाए और आप इजीली पेशेंट को शिफ्ट करवा सकें। या फिर कीपिंग द बॉडी स्ट्रेट व्हेन लिफ्टिंग टू रिड्यूस प्रेशर ऑन एब्डोमेन। जब आप पेशेंट को उठाएंगे तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे, ताकि आपके पेट पर, एब्डोमेन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े। ऑप्शन 4, रिलैक्सिंग द एब्डोमिनल मसल्स व्हाइल यूजिंग एक्सट्रीमिटीज टू प्रिवेंट स्ट्रेन। आप पेशेंट को जब उठा रहे होंगे तो उस समय एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कर देंगे ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेन ना हो। कौन सी एक्टिविटी या कौन सा बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी पोस्चर पेशेंट को शिफ्ट करने के दौरान सबसे सही माना जाएगा और आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा? The right answer is option 2. Placing the feet apart to increase stability of body। जब भी आप पेशेंट को उठाकर शिफ्ट करवा रहे हैं उस समय आप अपने पैरों को एक दूसरे से कुछ विशेष दूरी पर फैला देंगे, यानी कि आप कुछ इस पोजीशन में खड़े होंगे। आपके जो पैर हैं वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर होना चाहिए, इनके बीच का गैप ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो बेस है उसमें सपोर्ट एरिया है वो बढ़ जाए। बेस पैरों को फैलाने के साथ ही जो आपका बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फ्लोर के, ज़मीन के और पास आ जाएगा और इससे आप प्रॉपर तरीके से पेशेंट को उठा पाएंगे और आपके खुद के डिसबैलेंस होकर गिरने की संभावना कम से कम होगी। जब भी आप अपने पैरों को फैलाकर खड़े होते हैं
तो इस सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका बॉडी का, वो ग्राउंड के और करीब आ जाता है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और आप डिसबैलेंस होकर गिरते नहीं हैं। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने बस या ट्रेन में ट्रैवल किया है, जब आपको सीट नहीं मिलती और किसी भी प्रकार का हैंडल आपको वहाँ खड़े होकर पकड़ने के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो उस समय चलती हुई ट्रेन या बस में आप अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से फैलाकर खड़े हो जाते हैं ताकि गिरने की संभावना कम हो। अगर आप अपने पैरों को बिल्कुल पास पास रखेंगे तो इस सिचुएशन में जो एरिया है वो कम रहेगा, बेस ऑफ स्टेबिलिटी है वो कम रहेगा और आप गिर सकते हैं। जैसे ही आप पैरों को फैलाते हैं, बेस ऑफ स्टेबिलिटी एरिया बढ़ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के पास आता है और आप स्टेबल हो जाते हैं और चलती हुई बस में हिलते डुलते समय भी आप नहीं गिरते। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और हमेशा याद भी रखना है। ऑप्शन 1 में कहा गया था कि पेशेंट को शिफ्ट करवाने के दौरान आप वेस्ट एरिया से बैंड होंगे, यानी कमर से कुछ झुकेंगे, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कभी भी पेशेंट को उठाकर शिफ्ट करवाते समय आप कमर से नहीं झुकेंगे। अगर आपने कमर को बैंड किया तो इससे आपके कमर वाले हिस्से में स्ट्रेन आ सकता है, लोअर बैक मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है। इस सिचुएशन में हमेशा आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज से बैंड होना चाहिए, ताकि जो पावर पेशेंट को उठाने के लिए जनरेट होने वाली है वो आपके लोअर एक्सट्रीमिटी वाले एरिया से जनरेट होकर बटक से होते हुए एक्सट्रीमिटीज तक जाए। तो ये पोजीशन आपकी गलत मानी जाएगी। ऑप्शन 3 में कहा गया था कि पेशेंट को शिफ्ट करवाते समय आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, जिससे कि आपके एब्डोमेन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जो कि गलत है। अगर आपको एब्डोमेन एरिया पर प्रेशर नहीं पड़ने देना है तो इसके लिए आप एब्डोमेन और ग्लूटियल मसल्स को टाइट करेंगे ताकि आपके एब्डोमेन पर प्रेशर ना पड़े। एक्सट्रीमिटीज़ की मूवमेंट के दौरान यानी पेशेंट को शिफ्ट करवाते समय एब्डोमिनल मसल्स को आप यदि रिलैक्स करते हैं तो इससे आप में बैक स्ट्रेन इंक्रीज होगा, ना कि एब्डोमेन एरिया पर स्ट्रेन कम होगा। सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स एट लोकल डे केयर सेंटर ऑब्जर्व्स अ ग्रुप ऑफ प्री स्कूल एज चिल्ड्रन. The children are playing in an unorganized fashion with no obvious rule to play activity. The type of play that is typically of preschool age children is known as. आप किसी लोकल डे केयर सेंटर पर एज अ नर्स ड्यूटी पर हैं और आप इस जगह पर प्री स्कूल एज ग्रुप के बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। प्री स्कूल एज ग्रुप का मतलब है 3 से 6 साल तक के बच्चे। ये बच्चे खेलते समय किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी इनके खेल में कोई भी रूल नहीं है और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं है, यानी कि जिसका जो मन कर रहा है वो उस हिसाब से खेल रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड वे में ये बच्चे खेल रहे हैं। प्री स्कूल एज के बच्चों का ये जो प्ले है, खेलने का तरीका है, इसे आप किस टाइप का प्ले कहेंगे ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले की बात की जाए तो प्री स्कूल एज ग्रुप में प्री स्कूल एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो एसोसिएटिव टाइप का प्ले करते हैं। प्री स्कूल एज ग्रुप का मतलब है 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे। एसोसिएटिव प्ले के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। एसोसिएटिव टाइप का जो प्ले है इसमें सेम सेक्स चिल्ड्रन
प्ले विद द सेम सेक्स, यानी कि मेल अगर बच्चा है तो वो मेल के साथ खेलेगा और फीमेल जो है वो फीमेल के साथ खेलेगी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा इन बच्चों में खेलने के दौरान किसी भी प्रकार के नियम नहीं बनाए जाते, नियमों का पालन नहीं किया जाता, यानी इनमें कोई भी रूल नहीं होता। इसके अलावा इन बच्चों में प्ले एक्टिविटी के दौरान कोई भी लीडर मौजूद नहीं होता, यानी कि इन बच्चों में खेलने के दौरान कोई भी लीडर नहीं होता। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। प्री स्कूल एज ग्रुप के बच्चे जो प्ले करते हैं उसे हम एसोसिएटिव प्ले कहते हैं। इस प्ले में मेल चाइल्ड मेल के साथ खेलता है और फीमेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड के साथ खेलती है। इस प्रकार के प्ले में किसी भी प्रकार के रूल नहीं होते। इस प्रकार के प्ले में कोई भी बच्चा लीडर नहीं बनता। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है। रिमेनिंग ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन ए में बताया गया है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले इन्फेंट्स एज ग्रुप का प्ले होता है, यानी कि 0 से 1 साल तक की उम्र के बच्चे सॉलिटरी प्ले से प्ले करते हैं। इसमें बच्चा सिर्फ लेटा रहता है और किसी प्रकार की विशेष एक्टिविटी नहीं पूछी जाती यहाँ से। सेकंड आता है पैरेलल प्ले। इसे टॉडलर एज ग्रुप के बच्चे प्ले करते हैं। पैरेलल प्ले टॉडलर एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, यानी 1 से 3 साल तक के बच्चों का प्ले है ये। इस प्रकार के प्ले में बच्चे एक साथ एक ही जगह पर खेलते हैं, लेकिन सभी अपने अपने खिलौनों से खेलते हैं और कोई भी अपने टॉयज़ या खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करता। ये पॉइंट प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। लास्ट हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, जिसे आप कोऑपरेटिव प्ले के नाम से जानते हैं। कोऑपरेटिव प्ले स्कूल एज चिल्ड्रन में बेसिकली देखा जाता है। स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर ये प्ले देखा जाता है और इस प्रकार के प्ले में बच्चे रूल्स को फॉलो करते हैं, कोऑपरेशन के साथ प्ले करते हैं। और स्कूल एज चिल्ड्रन की बात की जाए तो ये एज ग्रुप 6 से 12 साल के बच्चों का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, decreased perceptual response to a repeated stimulus is known as। अगर किसी व्यक्ति को एक ही स्टिमुलस बार बार दिया जाए तो उसमें इस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो परसेप्चुअल रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो जाता है। ये फिनोमिना, ये घटना क्या कहलाती है? हैबिचुएशन, सेलेक्टिव अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन या हेल्यूसिनेशन? The right answer is option A, it is called habituation। habituation क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। habituation is a process of becoming accustomed to a stimulus as a result of frequent exposure or use। अगर आप किसी चीज़ का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके इस्तेमाल के लिए आदी हो जाते हैं, तो यही कंडीशन हैबिचुएशन कहलाती है। हैबिचुएशन का मतलब है किसी चीज़ का आदी हो जाना। जैसे मान लीजिए आपको किसी अंधेरी जगह पर जाने से डर लगता है, आप नहीं जा पाते, लेकिन अगर उसी जगह पर आप बार बार जाएं तो ऐसा करने से आपका वो जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप उस सिचुएशन के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, उस कंडीशन के आदी हो जाएंगे। यही घटना हैबिचुएशन कहलाती है। लगातार कोई भी काम करते रहने पर, यानी बार बार एक कोई स्टिमुलस मिलने पर हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए आदी हो जाती है, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो कम हो जाता है, डर ख़त्म हो जाता है। इससे ही हम हैबिचुएशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिम्युलेटेड एट विच पार्ट ऑफ ब्रेन? हमारे ब्रेन के किस पार्ट में रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है? मेडुला, पॉन्स, सेरिबेलम या थैलेमस?
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मेड्यूला। हमारे ब्रेन में ब्रेन स्टेम पाया जाता है। ब्रेन में ब्रेन स्टेम है। इस ब्रेन स्टेम के अंदर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस जगह पर हमारे बॉडी के ज़्यादातर वाइटल सेंटर्स पाए जाते हैं, जिनमें से रेस्पिरेटरी सेंटर भी एक है। हमारे ब्रेन में ब्रेन स्टेम के अंदर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया जो कि रेस्पिरेशन की मूवमेंट को कंट्रोल करे, रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दैट आर ऑब्जेक्टिव इज। उन सभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स को आप क्या कहेंगे जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं? साइंस, सिम्टम्स, डिजीज या फिर सिंड्रोम। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड साइन। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें मौजूद साइन एंड सिम्टम्स को या तो हम खुद चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं ये पेशेंट बताता है। जिन चीज़ों को, जिन साइन एंड सिम्टम्स को हम खुद से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें हम साइन कहते हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। इसके ऑपोजिट जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं उन्हें अगर क्लाइंट खुद बताता है, पेशेंट खुद बताता है, तो ये सभी सब्जेक्टिव डाटा होते हैं और इन्हें हम सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि पेशेंट को नौजिया हो रहा है तो इस चीज़ को हम चेक नहीं कर सकते, मीज़र नहीं कर सकते, ये पेशेंट ही हमें बताएगा कि उसे नौजिया हो रहा है या फिर उसे कितना पेन हो रहा है। इस चीज़ को पेशेंट खुद से हमें बताता है, इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये सभी सिम्टम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड यूज्ड टू प्रोवाइड वेरियस पोजीशन ड्यूरिंग पोस्चरल ड्रेनेज। किसी क्लाइंट में पोस्चरल ड्रेनेज करवाने के लिए डिफरेंट पोजीशंस देनी पड़ती हैं और डिफरेंट पोजीशंस को देने के लिए जो बेड यूज़ किया जाता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? नेल्सन बेड, कार्डियक बेड, ऑर्थोपेनिक बेड या डिविडेंट बेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेल्सन्स बेड। पोस्चरल ड्रेनेज के लिए डिफरेंट पोजीशंस दिलाने के लिए नेल्सन बेड का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।